जय हिंद दोस्तों। क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री में ऑलरेडी 9 चैप्टर हमने कवर कर लिया है। आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद क्लास 7th की एनसीईआरटी हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी विथ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा आपको पता होगा हम लोग यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज अलग से भी कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे और कुछ भी नहीं छूटेगा। यहाँ पे एक बार अगर आपने पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो की होगी तो आपको पता होगा मैं कितने डिटेल में चीज़ें कवर कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग करेंगे और ये खत्म होने वाला, उसके बाद 8th क्लास की स्टार्ट करेंगे और इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सीडीएस के लिए मेरी लाइव क्लासेस, लाइव कोर्सेज स्टार्ट हो चुकी है। फ़ी है ओनली 999 और यहाँ पे इंग्लिश और जीएस दोनों ही आपको मिल रही हैं, तो बहुत रीजनेबल प्राइस है, आई नो, बट दिस इज़ ऑल। तो इसके ये सिर्फ सीडीएस के लिए और बस सीडीएस के लिए चलेगी, बट सारी चीज़ें यहाँ पे भी कवर होंगी। बट द थिंग इज़ लाइव क्लासेस में आप डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो और आपको पता ही होगा कि हम लोग किस तरह से करते हैं। सबसे पहले पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, वो तो यहाँ पे भी हो रही है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप या इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आकर के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग चैप्टर 10 पर बात करते हैं। 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन पर बात करेंगे। देखिए 18th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है यानी 1707 में देखिए औरंगजेब की डेथ होती है, जो कि मुगल वंश का अंतिम मजबूत सम्राट होता है। हालांकि मुगल वंश और भी चलती है आगे चल के, बट वो लोग टाइटुलर राजा रह जाते हैं, बस नाम के राजा रहते हैं। तो 1707 एक इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब की डेथ होती है और यहां से सिचुएशन काफी चेंज होती है, काफी जगहों पे रीजनल किंगडम देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं मुगल वंश के पतन की कि इतना जो माइटी एम्पायर होता है वो कैसे फॉल कर जाता है, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस यहां पे औरंगजेब की गतिविधियों को जिम्मेवार मानते हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हमें यहां पे लेकर के चलने पड़ेंगे। जब हम लोग यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज करेंगे तो वहां पे देखेंगे बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन जैसे जदुनाथ सरकार काफी बड़े हिस्टोरियन है, उनका मानना है कि जो डेक्कन का जो अल्सर था उसने औरंगजेब को बर्बाद किया। इस तरह से अलग अलग कथन हैं। तो अभी हम लोग देखिए क्या बात कर रहे हैं, जो मैप हमें दिया गया 18th सेंचुरी का, यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी सारे जगहों पे रीजनल किंगडम स्थापित होते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे मालवा में अगर आप देखें यहाँ पे जाट देखने को मिल रहे हैं, सिख हो गए अवध में। तो इन किंगडम से बहुत बार सवाल आ जाता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी बुक का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए, उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग करते हुए चलेंगे। और दोस्तों देखिए फेस्टिव सीजन चल रहा है, आपको पता होगा, तो एक वीडियो ही आ पा रही है फेस्टिवल तक, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये एग्जाम बस ये जैसे ही फेस्टिवल ओवर होता है हम लोग जैसे करते आ रहे थे वैसे ही सारी चीज़ें चलेंगी। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं। देखिए 1765 में बताया जा रहा है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स भी अपने पावर को सक्सेसफुली ग्रैब कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बात की जा रही है कि किस तरह से 1765 में ड्रामेटिकल चेंज देखने को मिलता है और बहुत ही शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में काफ़ी इंडिया का पॉलिटिकल मैप बदल जाता है। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यानी 1707 के बाद से जब औरंगजेब की डेथ होती है से लेकर 1761 तक, यानी जो कि पानीपत का तीसरा बैटल था, ओके, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया, इसके बाद काफ़ी सारी सिचुएशन बदलती है। तो सबसे पहले देखिए लाटर मुगल्स, यानी बाद में औरंगजेब के बाद के जो मुगल्स हैं उन्हें लाटर मुगल्स कहा जा रहा है, उसमें किस तरह से एम्पायर में क्राइसिस देखने को मिला। तो चैप्टर 4 में हमने बात की थी किस तरह से मुगल एम्पायर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है और सक्सेस की नई नई ऊंचाइयों को छूती है। लेकिन अगर आप देखें तो जो एम्पायर औरंगजेब है हैड डिप्लेटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर। अपने एम्पायर के फाइनेंशियल रिसोर्सेज और मिलिट्री रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया जाता है क्योंकि लंबे समय तक डेक्कन में वॉर होती है। इस पर हमने बात भी की अभी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो काफ़ी बड़े हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार है उनका कहना था डेक्कन अल्सर ने औरंगजेब को बर्बाद किया। ओके, नाउ देखिए बात करें अगर उसके बाद औरंगजेब के सक्सेसर की, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो इंपीरियल की एफिशिएंसी है वो घटी और इसके बाद कोई ऐसा फॉर्मिडेबल मुगल एम्पायर नहीं देखने को मिलता है। वैसे और भी रीजन्स हैं, जैसे नोबल्स की पावर काफ़ी बढ़ती गई, इस तरह के रीजन भी देखने को मिलते हैं। जो गवर्नर है, जो सूबेदार है, वो ऑफिसेज ऑफ रेवेन्यू को कंट्रोल करते हैं, दीवानी और फौजदारी को भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखें अकबर के टाइम पे तो 12 सूबे थे, सूबे अलग अलग प्रांत होते थे जहाँ पे अलग अलग गवर्नर देखने को मिलते थे। तो क्या होने लगा बाद में लाटर मुगल्स के टाइम पे कि जो गवर्नर है वो अपने पावर को काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। इस तरह से भी जो मुगल के मेन एम्पेरर हैं उनकी पोजिशन वीक देखने को मिलती हैं। और बहुत जगहों पर देखिए पीजेंट और ज़मींदारी रेबिलियन भी स्टार्ट होना शुरू हो गए, टैक्सेस बढ़ाया गया। और देखिए यहाँ पर बात वही की जा रही है, दिस रिवोल्टेड वर समटाइम कॉल्ड
बाय द प्रेशर ऑफ माउंटिंग टैक्सेस, जो टैक्सेस बढ़ा दिए जा रहे थे, इन वजहों से भी बहुत सारे रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं। बट दिस ग्रुप्स वर नाउ एबल टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रीजन टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन, अपने पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी सीज करते हैं। दोस्तों इसी बीच इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में जो ईरान के रूलर होते हैं नादिर शाह, वो दिल्ली पर अटैक करते हैं 1739 में। बैटल ऑफ करनाल, आई होप आप लोगों ने अगर सुना है तो, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली कह दिया जाता है कि नादिर शाह का अटैक देखने को मिलता है 1739 में, और ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ उसके द्वारा ले जाई जाती है। इनफैक्ट माना जाता है लगभग 70 करोड़ कैश उस टाइम पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर आप आज के डेट में देखें तो। और पीकॉक थ्रोन, मतलब बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ को ले जाया जाता है दिस इन्वेजन। उसके बाद आप बहुत सारे और भी सीरीज ऑफ प्लंडर देखने को मिलते हैं, और इनमें से सबसे फेमस अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली का प्लंडर देखने को मिलता है, जो कि 1748 से 1761 तक नॉर्थ इंडिया में 5 बार अटैक करता है। और आपको पता होगा ये अहमद शाह अब्दाली के विषय में कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध है जो कि 1761 में लड़ा गया, वो भी इसी टाइम पीरियड को, इसी अटैक को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे बात भी की जा रही है कि जो दिल्ली में डेवस्टेशन देखने को मिला नादिर शाह के इन्वेजन के बाद, बहुत सारे कंटेम्परेरी ऑब्जर्वर जो लेखक होते हैं वो बताते हैं किस तरह से वेल्थ को लूटा गया। देखिए 60 लाख रुपीज़ एंड सम 1000 गोल्ड कॉइन, नियरली 1 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड वेयर, नियरली 50 करोड़ वर्थ ऑफ जेवल, इस तरह से बहुत सारा धन। इनफैक्ट देखिए पीकॉक थ्रोन की भी बात की जा रही है, जो कि शाहजहाँ के टाइम पे काफ़ी फेमस एक देखने को मिलता है, उसके टाइम भी काफ़ी सारा धन यहाँ पे लूट के ले जाया जाता है। दोस्तों जो लाटर मुगल्स होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है, और काफ़ी अगर आप देखें तो जो एम्पायर है वो वाज फर्दर वीकेंड बाय द कंपटीशन अमोंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबल्स। तो बहुत सारा कंपटीशन के कारण नोबल्स के बीच यहाँ पे बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो बहुत सारा ह्यूमिलिएशन देखने को मिलता है, जैसे फारूक सियार और आलमगीर सेकेंड, उन्हें तो एसेसिनेट कर दिया जाता है, और जो अदर बच गए अहमद शाह और शाह आलम सेकेंड को उनके नोबल्स के द्वारा ही ब्लाइंड कर दिया जाता है। नाउ देखिए अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट शुरू होता है इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट की, किस तरह से अलग अलग जगहों में अलग अलग स्टेट की इमर्जेंस देखने को मिलती है। तो मुगल एम्पायर की अथॉरिटी के डिक्लाइन के बाद जो लार्ज प्रोविंसेस के गवर्नर है, जो सूबेदार है, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, वो अपने पावर को कंसोलिडेट करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, और अलग अलग जगहों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में अपनी अथॉरिटी को दिखाते हैं। तो 18th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा कि जो मुगल एम्पायर है वो ग्रेजुअली फ्रेगमेंट कर जाती है बहुत सारे इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स में। तो कहा जाए जो 18th सेंचुरी के स्टेट्स हैं उन्हें 3 ओवरलैपिंग ग्रुप में देखने को मिलता है मेनली। जैसे पहले तो वो स्टेट है जो कि ओल्ड मुगल प्रोविंसेस का पार्ट थे, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये जो है ये पहले के मुगल प्रोविंसेस जो थे उनका पार्ट है। और दूसरे में देखिए ये बहुत ज़्यादा ऑल्दो एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट, द रूलर ऑफ दिस स्टेट डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्पायर। तो मेनली ये मुगल एम्पायर ऑलरेडी ये बहुत पावरफुल थे, बट फिर भी ये मुगल एम्पायर की बात मानते थे। इसके बाद सेकेंड ग्रुप की बात की जा रही है कि जो स्टेट है दैट हैड एंजॉय कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स एज वतन जागीर। तो वतन जागीर के अंडर में बहुत सारा इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है उन स्टेट्स को, उनकी बात की जा रही है। इसमें सेवरल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज भी देखने को मिलती हैं। लेकिन थर्ड ग्रुप जो है, लास्ट ग्रुप, उसमें किस तरह के स्टेट देखने को मिलते हैं? मराठा, सिख और अदर ग्रुप जैसे जाट्स हो गए, और ये अलग अलग साइज के होते हैं और इंडिपेंडेंस को सीज करते हैं मुगल से काफ़ी लंबा स्ट्रगल के बाद। ओल्ड मुगल प्रोविंस की सबसे पहले बात करते हैं, यानी वैसे क्षेत्र, वैसे प्रोविंस जहाँ पे पहले मुगल रूल थी लेकिन बाद में ये मुगल एम्पायर के कमज़ोर होने के बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इनमें मेनली 3 देखने को मिलते हैं, पहला अवध, दूसरा बंगाल, तीसरा हैदराबाद। बहुत ध्यान से आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इनके फाउंडर का नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, अवध में आपको सादत खान देखने को मिलेंगे, बंगाल में मुर्शिद कुली खान और हैदराबाद में असफ जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों नाम को ध्यान रखने पड़ेंगे। मैप से भी हम लोग करेंगे तब इस आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और तीनों ही हाई मनसबदारी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं और एम्पायर के ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को एंजॉय करते हैं। और जैसा कि हमने बात की थी कि जो मनसबदार होते हैं वो उन्हें जाट रैंकिंग दी जाती है, जो क्या बताती है, अगर आपको याद हो तो मैंने इस पर बहुत बार बात की है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाट और सावर 2 तरह की चीज़ें मनसबदारी सिस्टम में देखने को मिलती हैं। जाट का मतलब तो ये होता है कि आपकी रैंकिंग दी जाएगी जिसके आधार पर आपका काम डिसाइड होगा और आपकी सैलरी डिसाइड होगी। लेकिन सावर में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मनसबदार को कितने हॉर्सेज मेंटेन करने हैं वो सावर बताता है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो
बाद में सावर को बता दिया जाता है कि एक नहीं 2 सावर रखे जाएंगे, मतलब पर्टिकुलरली 2 घोड़े मैनेज करने की बात की जाती है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। देखिए पहले हैदराबाद की बात करते हैं। तो हैदराबाद के जो फाउंडर हैं उनका नाम है निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी हम लोग इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, तो ये चीज़ें आपको खुद ही याद हो जाएंगी। और ये सबसे जैसा हमने बात की कि ये मोस्ट पावरफुल मेंबर हैं मुगल एम्पायर फारूक सियार के दरबार में। देखिए ये जो मुगल एम्पायर हैं फारूक सियर, इनका काफ़ी शॉर्ट राइन देखने को मिलता है, लेकिन काफ़ी फॉर्मिडेबल पोजीशन यहाँ पे ये हैदराबाद के फाउंडर निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ ऑक्यूपाई करके रखे हुए होते। तो जैसा कि हमने बात की कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट फाउंडर है इनको काफ़ी ज़्यादा पावर दी जाती है। एज द मुगल गवर्नर ऑफ डेक्कन प्रोविंसेस, आसफ जाह ऑलरेडी हैड फुल कंट्रोल ओवर इट्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर फुल कंट्रोल देखने को मिलता है आसफ जाह का। और इसी टर्मोइल का फ़ायदा उठा करके जो डेक्कन में जो टर्मोइल चल रहा था और जो कंपटीशन चल रहा था कोर्ट नोबेलिटी में, वो पावर अपने हाथ में ऑक्यूपाई करता है और एक्चुअल रूलर बन जाता है हैदराबाद रीजन का। और देखिए आसफ जाह के पास स्किल्ड सोल्जर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं नॉर्दर्न इंडिया से, जो कि न्यू अपॉर्चुनिटी को साउथ इंडिया में ग्रैब करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो मनसबदार को अपॉइंट किया जाता है, जागीर्स भी ग्रांट की जाती हैं। ऑल्दो ही वाज स्टिल अ सर्वेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, ही रूल्ड क्वाइट इंडिपेंडेंटली विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली और फेसिंग एनी इंटरफेरेंस। यानी जैसा कि हमने बात की, ऑलरेडी मनसबदार होते हुए भी इनके हाथों में इतनी पावर होती है कि ये अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। द मुगल एम्पायर नियरली कंफर्म द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय निजाम। यानी निजाम के बाद जो डिसीजन ले लिया जाता है उसके बाद शायद ही मुगल एम्पायर के द्वारा इंटरफेरेंस देखने को मिले। और जो हैदराबाद का स्टेट है उनमें मराठों के साथ कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल देखने को मिलता है, अभी हम लोग देखेंगे भी आगे चल के। और जो कि अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ जो कि नायकाज कहलाते हैं उनके द्वारा और मराठों के बीच, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अमर नायका सिस्टम पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। जो एम्बिशन था निजाम का कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया जो कि कोरोमंडल कोस्ट इस वाले रीजन में यहाँ पे ऑक्यूपाई करना है पावर को, और ब्रिटिशर्स को चेक करना, मतलब ब्रिटिशर्स के जो पावर बढ़ता जा रहा है इन रीजन्स में उन्हें कम करना है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अवध की। अवध के जो फाउंडर हैं वो बुरहान उल मुल्क सादत खान है। देखिए ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको रटने नहीं है। अभी हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे अच्छा कि इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इन्हें अवध का सूबेदार अपॉइंट किया जाता है 1722 में, और ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट होता है मुगल एम्पायर के ब्रेकअप पर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अवध एक काफ़ी प्रोस्परस रीजन होता है, काफ़ी जो रीच एलुवियल प्लेन है गंगा के उसे ये कंट्रोल करता है, और एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी माना जाता है नॉर्थ इंडिया का और बंगाल का। बुरहान उल मुल्क ऑल्सो हेल्ड द कंबाइंड ऑफिसेज ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ऑफिसेज हैं वो भी बुरहान उल मुल्क के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री अफेयर्स हैं अवध प्रांत के, वो सारे इनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो जो बुरहान उल मुल्क ट्राइड टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन। ऑफ कोर्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट एम्पायर की स्थापना की जा रही है तो मुगल के इंटरफेरेंस को घटाने की कोशिश की जाएगी। तो मुगल एम्पायर के द्वारा जो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफिस होल्डर थे जिन्हें जागीरदार कहा जा रहा है, उनके जो संख्या है उसे घटाया गया। उसके बाद जागीर के साइज को भी घटाया गया और अपने ओन लॉयल सर्वेंट को अपॉइंट किया जाता है खाली जगहों में। इससे क्या होता है, जब अवध के जो नवाब है, जो अवध उनके द्वारा, अवध के जो इंडिपेंडेंट किंगडम के फाउंडर, जब उनके द्वारा यहाँ पे लोग अपॉइंट किए जाते हैं तो इनसे क्या होता है, इनसे इन्फ्लुएंस बढ़ती है उनकी खुद की। द अकाउंट्स ऑफ जागीरदार वर चेक टू प्रिवेंट चीटिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिस्टम भी देखने को मिलते हैं जो रेवेन्यू और चीटिंग पर रोकथाम कर सकें। और आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से समझने वाली है। ही सीज्ड अ नंबर ऑफ राजपूत जमींदारीज एंड द एग्रीकल्चरी फर्टाइल लैंड ऑफ द अफगान ऑफ रोहिलखंड। तो जो रोहिलखंड के अफगान के जो फर्टाइल लैंड है उसे भी सीज किया जाता है। रोहिलखंड पर सवाल सिविल सर्विसेज में पूछा गया, उसे भी हम लोग देखेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप देखें तो उस क्वेश्चन का जिस्ट भी यहीं से देखने को मिलता है। द स्टेट डिपेंडेंट लोकल बैंकर। तो यहाँ पे जो लोकल बैंकर है, जो महाजन है, उन पर स्टेट डिपेंड करता है लोन्स को लेकर के, और जो राइट होता है कलेक्ट टैक्स करने का हाईएस्ट बीडर को, वो दे दिया जाता है। यानी एक नीलामी वाला सिस्टम देखने को मिलता है, बिडिंग सिस्टम देखने को मिलता है, और बिडिंग के बाद टैक्स कलेक्ट करने की पावर उसे ही दे दी जाती है। और ये जो रेवेन्यू फार्मर है इन्हें इजारेदार कहा जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। ये क्या करते हैं, ये एग्री करते हैं कि स्टेट को एक फिक्स सम ऑफ मनी दी जाएगी एज अ टैक्स।
ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। इजारेदार, अभी हम लोग इजारेदारी वाला क्वेश्चन भी करेंगे। लोकल बैंकर जो है वो गारंटी करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट है वो स्टेट को दे ही दिया जाए। इन टर्न द रेवेन्यू फार्मर वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। इसके बदले में जो रेवेन्यू फार्मर है उन्हें आज़ादी दी जाती है कि वो जो टैक्सेस है उनके असेसमेंट और कलेक्शन कर सके। तो इस तरह से कुछ इजारेदारी वाला सिस्टम देखने को मिल रहा है। इसके बाद इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। बट इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे बंगाल की बात करेंगे और इस तरह से और भी कुछ बातें हैं, जैसे राजपूत के वतन जागीर को समझेंगे और इस तरह से सारा ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और ये पूरी बुक ही कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ, इस चैप्टर से काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, उसे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई होगी। आप अपने विचार कॉमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी की भी हम लोग NCERT बहुत जल्द शुरू करेंगे और इनफैक्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।